फ्रेंड्स, चलिए आज हम चैप्टर 17 शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर 17 है वन हमारी जीवन रेखा। मतलब वन क्या है? हमारी जीवन रेखा है, मतलब लाइफ लाइन है। अगर वन ही नहीं रहे तो हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, है ना। तो फ्रेंड्स, आज हम इस चैप्टर में यही देखेंगे और ये चैप्टर एक कहानी की तरह है, तो हम भी इसको कहानी की तरह ही देखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में एक बूढ़े आदमी के बारे में बताया गया जो कि एक पार्क में गया था, बैठा था, और उसका परिचय मतलब उसके कुछ मित्र भी थे, और उस आदमी का नाम था प्रोफेसर अहमद, जो कि विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, और वो एक पार्क में बैठे थे और उस पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो वे भी वहाँ पर बेंच में बैठ गए। वो कुछ थके हुए थे। उन्होंने शहर में एक स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी ली थी और थोड़ी देर मतलब वहाँ पर बैठने के लिए आए थे, सुस्ताने के लिए, और बच्चे उनके मतलब चारों ओर आकर बैठ गए और बच्चों को समारोह के बारे में बताने लगे। उन्होंने बताया कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम था उसके बाद वरिष्ठ नागरिक, मतलब जो एजेड लोग होते हैं, है ना, तो वरिष्ठ नागरिक बोला जाता है उनको, तो उन लोगों ने शहर की बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की उस कार्यक्रम में। और शहर के ठीक बाहर स्थित जो वन्य क्षेत्र है, मतलब जंगल टाइप का एरिया था, उसको सफाई करके वहाँ कारखाना स्थापित करने की योजना बनाई थी, है ना। तो ये तो अच्छी बात थी कि वहाँ कारखाना स्थापित हो रहा है, लेकिन किसके मतलब उसके लिए जो जंगल है, जो वन है, उसका बलिदान देना पड़ रहा है। मतलब जंगल को काट के उसके ऊपर कारखाना बनाया जाएगा, है ना। और इससे जो शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या, उसको नौकरी तो मिलेगा, लेकिन मतलब जो प्रोफेसर थे वो इस बात से खुश नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि जंगल को काटना पड़ेगा, जिससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हमारी बहुत बड़ी हानि है ना। तो भले ही रोज़गार तो मिलेगा, लेकिन जो हमारा मतलब जीने का मुख्य स्रोत है कहा जाए, है ना, वन ही हमारे जीवन का मुख्य स्रोत है, वो ही नहीं रहेंगे तो हम नौकरी करके क्या करेंगे, है ना। तो उन्होंने ये जो प्रस्ताव था उसका विरोध भी किया, और उन्होंने समझाया कि ये जो हरे भरे वन है वो हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि हमारे फेफड़े, मतलब हमारे लिए हमारे शरीर में हमारे फेफड़े जितने इम्पॉर्टेंस हैं, तो ये जो वन है वो भी धरती पर जीवन के लिए फेफड़े की तरह ही इम्पॉर्टेंट है ना। और इस जो वन है उसको हरे फेफड़े भी कहा जाता है। और ये जो वन है वो जल शोधन तंत्रों के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है मैंने, एक मिनट, हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना हमारे फेफड़े, इसलिए इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। ठीक है, वन जल शोधन तंत्र के रूप में भी कार्य करते हैं, मतलब जल को शुद्ध करने के एक सिस्टम के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो मतलब उनकी बात सुनकर बच्चे मतलब भ्रमित हो गए, उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने बच्चों को समझाया कि उन्होंने पूछा कि बच्चे आप लोगों ने वन नहीं देखा क्या? तो चलिए वन के भ्रमण पर जाते हैं। ठीक है, और उन्होंने बच्चों को लेकर वन में जाने का निश्चय किया और उन्होंने वन भ्रमण की मतलब तैयारी भी की। तो हमारा 17.1 है वन भ्रमण। फ्रेंड्स, आज हम भी वन भ्रमण पर निकलेंगे, मतलब इस चैप्टर के माध्यम से। ऐसे नहीं है कि हम गाड़ी में बैठ के किसी जंगल पे जाएंगे, तो हम इस चैप्टर के माध्यम से देखेंगे। तो जो बच्चे हैं वो उनके साथ मतलब चाकू, हैंडलेस, छड़ी, नोटबुक, ऐसे कुछ मतलब सामान लेके जो अहमद हैं, प्रोफेसर अहमद, उनके साथ गांव के पास के जंगल की ओर निकले। और उन्होंने वहाँ पर मतलब उनके पास गांव की अपनी उम्र का एक लड़का टीबू मिला। टीबू नाम का एक लड़का था जो कि अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने के लिए ले जा रहा था। और उन्होंने पाया, मतलब जो बच्चे और थे उन्होंने देखा कि टीबू बहुत ही फुर्तीला है, क्योंकि वो मवेशियों के झुंड को एक साथ रखने के लिए यहाँ से वहाँ दौड़ता फिरता था। तो बच्चों ने ये देखा और वो लोग उसके साथ चलना शुरू कर दिए। ठीक है, तो जैसे जैसे उन लोगों ने वन में प्रवेश किया, टीबू ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत रहने के लिए बोला। मतलब जैसे ही उन्होंने जंगल में एंट्री की, तो वो जो टीबू है वो क्योंकि जंगल में ही रहता था, ज़्यादातर उसका समय जंगल में बीतता था, तो वहाँ की जो भी एक्टिविटीज़ है उसके बारे में उसको पता रहता था। उन्होंने बच्चों को शांत रहने के लिए बोला। क्यों बोला? क्योंकि जो जंगल में जीव जंतु रहते हैं उनको
शोर से परेशानी हो सकती थी, है ना। फिर टीबू उन्हें वन की ऊंचाइयों पर स्थित ऐसे स्थान पर ले गया जहाँ से सभी वन का जो मतलब दृश्य है उसको देख सके, मतलब किसी ऊंचाई वाले जगह पर लेके गए। और सारे बच्चे आश्चर्यचकित हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने मतलब जहाँ तक उनकी नज़र जाती थी वहाँ ज़मीन दिखाई नहीं देता था, वहाँ पर पेड़ ही पेड़, उसके हरे भरे मतलब जो भूमि है वो बिल्कुल हरी भरी आवरण की तरह दिखाई दे रहा था। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपने कभी जंगल का भ्रमण किया है? आप कभी गए हो जंगल घूमने? गए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन से जंगल पे गए हो और कहाँ कहाँ आपने मतलब जो जंगल है उसको देखा है, वहाँ के वन्य जीवों के बारे में भी बताइएगा। ठीक है। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो जंगल है वो समान रूप से हरा भरा नहीं था। कहीं पर वातावरण शांत था, कहीं ठंडी हवा बह रही थी, वो भी बिल्कुल मंद गति से। तो इससे बच्चे को काफ़ी तरोताज़ा और खुश हो रहे थे वो लोग, उनको बहुत अच्छा लग रहा था। आपको भी लगा होगा जब आप गए थे। तो फिर वो लोग नीचे उतरने लगे और नीचे आते समय बच्चों को जो पक्षी हैं, मतलब वहाँ पर जो चिड़िया है, उनके चहचहाने की आवाज़ और जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उनकी शाखाओं पर बैठे हुए थे, और बच्चों की जो शोर है उसको सुनकर मतलब चिड़िया और तेज़ आवाज़ में चहचहाने लगी। तो टीबू ने उन्हें बताया कि क्योंकि वो वहाँ की सामान्य घटना थी और बच्चे ये नहीं जानते थे, और टीबू जो है वो जंगल में हमेशा आना जाना करता था तो उसको पता था। तो उन्होंने बच्चों को बताया कि आप लोगों की उपस्थिति के कारण, मतलब आप लोग यहाँ हो इसलिए कुछ बंदर हैं जो भी पेड़ पौधों पर ऊंची ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए थे, उनको देख के, है ना, चिड़िया चहचहाने लगी थी, जिससे वहाँ पर जो पक्षी विश्राम कर रहे थे वो अशांत हो गए थे। ठीक है। तो ये जो जीव जंतु हैं जंगल में रहने वाले, अक्सर अन्य जंतुओं को देखकर, मतलब अजनबी लोगों को देखकर विशिष्ट प्रकार की ध्वनि करते हैं, है ना, और अपने जो और सदस्य हैं उनको चेतावनी देते हैं। ठीक है। तो टीबू ने उनको बताया कि वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, झाड़ियाँ, शाख और घास पाई जाती है। फ्रेंड्स, जो जंगल है वहाँ पे कई प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, कई छोटे छोटे। हमने पढ़ा था शाख क्या होती है, झाड़ियाँ क्या होती है ना, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो उसने बताया कि किस किस प्रकार की पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और वहाँ पर शुकर मतलब सुअर, गौर मतलब बाइसन, गीदड़, सेही, हाथी जैसे जंतु वन में अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं। मतलब सघन क्षेत्र मतलब जहाँ जंगल जो है बहुत डेंस्ड होती है, मतलब बहुत घनी होती है, उस तरफ ये जो जीव जंतु हैं वो रहते हैं। और ये इस जगह पर जाना खतरनाक भी हो सकता है ना, इसलिए अधिक जो सघन क्षेत्र है उधर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। और हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि वन जो है जीव जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं ना। तो आपने जाना कि जो वन है वो किस प्रकार से जीव जंतुओं को आश्रय देता है। तो जो जीव जंतु हैं वो उसका वहाँ पर रहते हैं, है ना, वहाँ की चीज़ों का उपभोग करते हैं। तो इस तरह से जो जीव जंतु वो जंगलों में रहते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, जिस भूमि पर वो बच्चे जो चल रहे थे वो कहीं कहीं पर उबड़ खाबड़ थी, कहीं वृक्षों से ढकी हुई थी। और टीबू ने उनको बताया कि वहाँ पर कौन कौन से प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। ठीक है। किसी वृक्ष का शाखी भाग तने से ऊपर उठ जाता है जिसे शिखर कहते हैं। इसके बारे में हम आगे देखेंगे, पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टीबू ने उनको बताया कि साल, टीक, शेमल, शीशम, नीम, पलास, अंजीर, खैर, आंवला, बांस, कचनार आदि के वृक्ष की उनको पहचान करवाई कि ये कैसे दिखते हैं। ठीक है। और प्रोफेसर अहमद ने भी उनको बताया पेड़ पौधों के बारे में, वनों के बारे में। उन्होंने बताया कि अनेक प्रकार के जो वृक्ष हैं वो झाड़ियाँ, शाख और घास पाई जाती हैं, और वृक्षों पर अनेक प्रकार की विसर्पी लताएं और आरोही लताएं भी लिपटी हुई थी। वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा था विसर्पी और आरोही लताएं क्या होती है। जो भूमि पर रेंगती हैं वे विसर्पी लताएं, और जो पेड़ पौधों के सहारा लेकर ऊपर चढ़ती हैं वो आरोही लताएं कहलाती हैं। ठीक है। और वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य का प्रकाश जो है मुश्किल से ही दिखाई दे रहा था, मतलब बिल्कुल छाया था वहाँ पर, और छाया के कारण अंधेरा भी हो रहा था। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो इसको मैं आगे समझाऊंगी आपको, एक डायग्राम है उसके माध्यम से। किसी वृक्ष का शाखी भाग तने के ऊपर उठ जाता है जो शिखर कहलाता है। ठीक है। और वन जंतुओं और पादपों के लिए आश्रय प्रदान करता है, ये भी मैंने बताया।
अब वनों में साल, टीक, शेमल, शीशम, नीम, पलाश, अंजीर, खैर, आंवला, बांस, कचनार आदि के वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे कि टीबू ने बताया बच्चों को। तो फ्रेंड्स, वनों से प्लाईवुड, ईंधन की लकड़ी, बक्से, कागज़, माचिस की तीलियाँ, फर्नीचर, काष्ठ की बनी हुई वस्तुएं प्राप्त होती हैं। मतलब ये जो जंगल हैं उनसे उनकी जो लकड़ियाँ हैं उससे ये सब चीज़ें बनाई जा सकती हैं, है ना। और इसी को हम हमारे घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा, औषधि पादप मतलब जड़ी बूटियाँ वनों से प्राप्त उत्पाद हैं। मतलब ये वन से ही प्राप्त होते हैं हमको। और इसी तरह से शहद, लाख, कत्था वन्य उत्पाद हैं। मतलब ये सब क्या हैं, हमको वन से मिलते हैं, इसलिए ये सब क्या कहलाते हैं, वन्य उत्पाद, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, ये जो वन है, प्रोफेसर जो अहमद है, उन्होंने बताया कि जो प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। मतलब वृक्षों से बीज उत्पन्न होते हैं। किस तरह से उत्पन्न होते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था। जो फर्टिलाइजेशन है, मतलब पादपों में जनन, उसमें देखा था कि बीज किस प्रकार से बनता है। तो वन की भूमि अनेक अंकुरण और नवोद्भिद पौधों में के विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं। वहाँ पर ऐसी परिस्थिति होती है जिससे कि जो बीज है वो अंकुरित होकर नया पौधा बन सकता है। इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं, मतलब जिनको अनुकूल परिस्थिति मिलती है वो बड़े हो जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वृक्ष का शाखी तनों से ऊपर उठा भाग जो शिखर कहलाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप डायग्राम देखिए, यहाँ पर आपको मैं शिखर बताऊंगी। तो ये आप डायग्राम देख रहे हो, तो इसमें जो ये ऊपर का भाग है यही शिखर कहलाता है, ठीक है। मैंने जो पीछे पढ़ के बताया था आपको, मैं बोली थी कि डायग्राम में दिखाऊंगी, ठीक है। तो वन में ऊंचे वृक्ष की शाखा कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है। यह वितान या कैनेपी कहलाता है, ठीक है। अब चलिए अब कैनेपी को समझ लेते हैं, कैनेपी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो प्रोफेसर हैं उन्होंने बच्चों को बताया कि वन में जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, जैसे कि ये जो वृक्ष है ये ऊंचा वृक्ष है ना, और ये बिल्कुल छत की तरह कार्य करता है और इसी को हम कैनेपी बोलते हैं, ठीक है। यही कैनेपी या वितान कहलाता है, जो ऊंचे ऊंचे छत के रूप में दिखाई देते हैं। वृक्षों के शिखर की आकृति और आमाप में परस्पर भिन्न होते हैं। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती हैं, जिन्हें अधोतल कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हो ये ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, है ना, तो जिनको शिखर कहते हैं। और फिर ये जो छत की तरह हो जाते हैं जिनको वितान या कैनेपी बोलते हैं। और इसके नीचे जो छोटे छोटे वृक्ष होते हैं ये अधोतल के वृक्ष कहलाते हैं, ठीक है। तो समझ में आया आपको? तो हमने इतना देख लिया। आप ये डायग्राम एक बार और देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा है तो थोड़ा जल्दी करना चाहिए हमको। फ्रेंड्स, आप ऐसे किसी अगर उद्यान में भी गए हो जहाँ पर देखा होगा आपने इस तरह से पेड़ पौधों को, है ना, तो पहले तो इतना डिटेल में नहीं जानते थे कि वितान क्या होता है, कैनोपी क्या होता है, तो ये हमने अब जान लिया, है ना। तो प्रोफेसर अहमद ने उनको बताया कि जो वृक्ष हैं वो आकार और आमाप में, मतलब आकृति उनकी अलग अलग होती है, उनकी आमाप भी अलग अलग होती है ना। और उनकी, जैसे कि आप देख रहे हो इसमें पेड़ पौधे बिल्कुल अलग अलग टाइप से दिख रहे हैं, तो उन्होंने समझाया कि सब अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। और विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती हैं, इन्हें अधोतल कहते हैं। ये जो इसी को मैंने बताया अधोतल, ठीक है। और विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं। ये जो परत है ये शीर्ष परत बनते हैं, ठीक है। इनके नीचे की झाड़ियाँ और ऊंची घास की परतें होती हैं, जिनके नीचे, मतलब सबसे नीचे की परत शाख कहलाती, मतलब बिल्कुल जो छोटे छोटे पौधे होंगे उनको शाख बोलेंगे। हमने पिछले चैप्टर में जाना था शाख क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या सभी वन में सभी प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? नहीं। हमने लास्ट में पढ़ा भी था कि अलग अलग प्रकार, वर्षा वन में अलग प्रकार के वन होंगे, पहाड़ी क्षेत्र में अलग प्रकार के, रेगिस्तानी क्षेत्र में अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाएंगे, है ना। तो उसी तरह जहाँ पर जैसी जलवायु होती है
तो मतलब जो जलवायु परिस्थिति होती है उसी के कारण वृक्ष और अन्य प्रकार के जो पादप किस्में हैं उनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है। और उसी के अनुसार वहाँ की जीव जंतु और वहाँ की जंतुओं की विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो बच्चे थे उन्होंने मतलब कुछ बच्चों ने झाड़ियों और शाखों पर पुष्पों मतलब फूलों पर मंडराने वाली खूबसूरत तितलियों को देखा, ठीक है। और उन्होंने झाड़ियों के नज़दीक जाकर देखने का प्रयास किया। ऐसा करते समय उनके बालों और वस्त्रों पर कुछ बीज चिपक गए, है ना। कुछ झाड़ियाँ थी जिनमें बीज लगे हुए थे जो उनके कपड़ों पर चिपक गए। हमने लास्ट में देखा था कि जो पेड़ पौधे हैं उनका प्रकीर्णन किस प्रकार होता है, उसमें हमने देखा था कि जो हुक वाले बीज होते हैं वो चिपक जाते हैं। तो बच्चों को जो वृक्ष की छाल थी, पौधों की पत्तियां और वन की भूमि पर सड़े गले क्षयमान पत्तियों पर अनेक कीट मकड़ियाँ, गिलहरियाँ, चींटी और छोटे जीव जंतु भी दिखाई दिए। तो अब हम देखेंगे कि क्षयमान पदार्थ क्या होता है, ठीक है। क्षयमान पदार्थ मतलब जो पेड़ पौधे सड़ गल के क्षयित हो जाते हैं, मतलब जो सड़ गल के खाद बनने के प्रोसेस में होते हैं, उसी को क्षयमान पदार्थ बोला जाता है, ठीक है। और ये क्षयमान पदार्थ गर्म और आर्द्र होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो वन की भूमि है उसके सतह गहरे रंग के दिखाई देते हैं और वह सूखी और क्षयमान पत्तियों, फलों, बीजों और टहनियों के छोटे छोटे शाखों से ढकी हुई होती हैं, ठीक है। और ये जो पत्ते हैं पेड़ के वो ज़मीन में गिरते हैं तो वो क्षयित हो जाते हैं, मतलब वो खाद बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है उनमें। और ये जो पदार्थ हैं वो गर्म और आर्द्र होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर कुछ वायवीय अवायवीय जीवाणुओं के द्वारा उसका डिकम्पोजिशन किया जा रहा होता है, इसीलिए, ठीक है। तो फिर वहाँ पर जो बच्चे गए थे उन्होंने कुछ बीज, फूल, पत्तियाँ एकत्रित कर ली और जैसे ही वो लोग मतलब आगे चलना शुरू किए वन की भूमि पर सूखी पत्तियों पर चलना, तो उनको ऐसे लगा जैसे वो किसी गलीचे पर चल रहे हों, किसी स्पंज के या किसी गद्दे पर चल रहे हो। तो ऐसा किस लिए उनको लगा? क्योंकि जो पत्ते वगैरह गिरे थे उनकी काफ़ी मोटी परत जमी हुई थी, है ना। वहाँ पर कोई झाड़ू लगाने वाला तो जाता नहीं है, इसलिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि वन में बहुत सारे वृक्ष हैं। यदि हम कारखाने के लिए कुछ वृक्षों को काट दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो उसमें से किसी बच्चे ने प्रोफेसर से पूछा, तो प्रोफेसर ने उनको बताया कि तुमने स्वपोषी और परपोषी और मृतपोषी के बारे में पढ़ा है। फ्रेंड्स हमने पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था, है ना। स्वपोषी, परपोषी और मृतपोषी क्या होता है ना। तो ये जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना। और सभी जंतु चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो और मतलब फाइनली वो भोजन के लिए पादपों पर ही डिपेंड होते हैं। जो कि जीव का जो शाकाहारी जीव है ये पेड़ पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और इन जो जीव हैं उनको, जो शाकाहारी जीव हैं उनको अक्सर अन्य उनसे बड़े जीव जो हैं वो भोजन के रूप में ले लेते हैं, है ना। इस प्रकार यह क्रम चलते रहता है, ठीक है। फ्रेंड्स मैंने ये वाला लाइन आपको नहीं समझाया। विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि जिस प्रकार से जहाँ की जलवायु होगी उसी प्रकार से वहाँ पर पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाएंगे। यही इसका जलवायु परिस्थिति का मतलब है, ठीक है। तो हम ये जान रहे थे कि जो पेड़ पौधे हैं उनको शाकाहारी जीव जंतु खाते हैं और शाकाहारी जीवों को मांसाहारी जीव जंतु खाते हैं, है ना। तो यह जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखते हैं घास कीटों द्वारा खाया जाता है जिन्हें मेंढक खा लेते हैं। मतलब ये जो कीट है वो शाकाहारी हुए और मेंढक है वो मांसाहारी हुए। अब ये मेंढक को सर्प खा लेता है, इससे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, ठीक है। ये जो एक चैन चल रही है इसी को खाद्य श्रृंखला या फूड चैन कहते हैं, ठीक है। तो घास को कीट खाएगा, कीट को मेंढक, मेंढक को सर्प और सर्प को उकाब मतलब गरुड़ खाएगा, ठीक है।
तो यही क्या कहलाता है, यही खाद्य श्रृंखला कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और जंगल में अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घास को कीट ही खाएंगे, घास को हिरण भी खा सकता है, गाय भी खा सकती है, बकरी भी खा सकती है, और कीट को सिर्फ मेढक खाएंगे ऐसे नहीं है। कीट को मतलब और उससे बड़े जीव जंतु हैं वो भी खा सकते हैं, चिड़िया भी खा सकती है कीड़े को, और मेंढक को सर्प भी खा सकता है, और कुछ ऐसे जीव जंतु भी होते हैं जो उनको खा सकते हैं। ठीक है। तो ये जो अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं, और सभी जो खाद्य श्रृंखला वो परस्पर संबद्ध होती हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो फ्रेंड्स, यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो पूरी श्रृंखला प्रभावित होती है। मतलब वन का जो प्रत्येक भाग है वो एक दूसरे पर डिपेंड होता है। यदि हम वन के किसी एक घटक को, जैसे वृक्ष को अलग कर दें, तो इससे अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो घास ही नहीं रहेंगे तो कीट क्या खाएंगे, और कीट के लिए खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो मेंढक क्या खाएगा। इस तरह से अगर एक घटक को हम हटा देते हैं तो सारे घटक उससे प्रभावित होने लगते हैं। ठीक है। अब प्रोफेसर जो अहमद हैं उन्होंने बच्चों से जो वन भूमि है उसकी सतह से पत्तियों को उठाकर उनको हैंड लेंस से देखने के लिए कहा। हैंड लेंस हमने प्रकाश वाले चैप्टर में पढ़ा था, हैंड लेंस या आवर्धक लेंस बोलते हैं जिसको। तो उसी से देखने के लिए बोला। उन्होंने 6 मान पत्तियों पर नन्हे मशरूम दिखाई दिए। मशरूम मतलब जो कवक होते हैं वो दिखाई दिए उन्हें। नन्हे कीट मतलब कीड़े, मिलीपीड्स, चींटी और बहुत सारी जो कीड़े मकोड़े हैं वो दिखाई दिए। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि वो जीव कहाँ, मतलब वहाँ कैसे रहते हैं, है ना। तो प्रोफेसर ने उनको समझाया कि आसानी से देखे जा सकने वाले इन जीवों के अतिरिक्त यहाँ अनेक और जीव हैं जिनको सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है। तो ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव मृत पादपों और जंतु उत्तकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं जिसे ह्यूमस कहते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं हमने देखा, मतलब जो प्रोफेसर है उन्होंने बच्चों को समझाया कि सूक्ष्म जीव क्या है। तो जो मिट्टी के भीतर रहते हैं, जिनको हम अपनी मतलब खुली ऐसे ही नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है। तो आपको पता चल गया। अब हमने ह्यूमस के बारे में भी पढ़ा था। जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, जैव पदार्थ होते हैं, वही ह्यूमस कहलाते हैं, जो कि एक प्रकार से पेड़ पौधों के लिए खाद का काम करते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब फ्रेंड्स, पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। अपघटक मतलब डिकम्पोज़र। ठीक है। मतलब जो पेड़ पौधे की पत्तियां गिर चुकी होती हैं, उसकी डंठल वगैरह गिरते हैं ज़मीन पे, और जो जीव जंतु मर जाते हैं तो उनके शरीर का जो अपघटन करते हैं उसी को अपघटक या डिकम्पोज़र कहते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, इनको हम अपनी खुली आँखों से नहीं देख सकते। ठीक है। और फ्रेंड्स, इस प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं वो वन के बहुत ही वन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। और इस तरह से जो बच्चे हैं वो जंगल के सारे जो घटक हैं उनको बिल्कुल करीब से और बहुत मतलब निगरानी करते हुए देख रहे थे, है ना। तो मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। फ्रेंड्स, जो ये मृत शरीर हैं या मृत पादप हैं, उनके क्या होता है उनमें जो पोषक तत्व होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो मिट्टी में मिलते रहते हैं और सजीव पादपों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है। जो पेड़ पौधे हैं उनको अपनी जड़ों से फिर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। फ्रेंड्स, एक बच्चे ने पूछा कि जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है। तो जो टीबू था उसने बताया कि मृत जंतु गिद्ध, कौवों, गीदड़ों और कीटों का भोजन बन जाते हैं। मतलब जो गिद्ध हैं, कौवे हैं, गीदड़ हैं, ये सब उनको खा लेते हैं। ठीक है। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र जो है चलते रहता है, जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए और जानते हैं इसके बारे में। फ्रेंड्स, जो प्रोफेसर अहमद है उन्होंने बच्चों को फिर से समझाया
कि वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। तो उन्होंने बताया कि जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार मतलब पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। मतलब वो जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो उसी को तो हम ग्रहण करते हैं ना, तो वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन को इसी तरह से बनाए रहते हैं, इसीलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं, इसीलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। जैसे कि हमने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा था हरे फेफड़े। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ऑक्सीजन का चक्र है वो किस तरह से चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन मुक्त करते हैं जिसको जंतु ग्रहण करते हैं। अब जंतु कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं जिसको पादप मतलब पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है और ये चक्र जो है निरंतर चलता रहता है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने जल चक्र के बारे में पढ़ा था। तो वृक्ष जो है अपनी जड़ों से जल को अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प निर्मुक्त करते हैं। हमने कई बार ये ये पॉइंट जो है कई बार पढ़ा है हमने। तो फ्रेंड्स, यदि वृक्षों की संख्या कम होती तो जल चक्र किस प्रकार प्रभावित होता। तो फ्रेंड्स, जो वन है केवल पादपों और जंतुओं को आवास ही नहीं देते, वन क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं। इनमें से कुछ विभिन्न जनजातियों के हो सकते हैं। तो जो ये जनजातियां हैं वे लोग अपनी सारी आवश्यकताओं के लिए वनों पर ही निर्भर होते हैं। उन्हें भोजन, आश्रय, जल और जो औषधियां हैं वो यही प्रदान करते हैं, क्योंकि जंगल में रहने वालों के लिए कोई हॉस्पिटल तो बना नहीं होता। तो ये जो जंगल की औषधियाँ हैं उन्हीं को पहचान कर उससे दवाई के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है, तो वन क्षेत्र में रहने वाले ये लोग वहाँ के अनेक औषधि पादपों के बारे में भी जानते हैं, है ना। उनको बिल्कुल पता होता है कि कौन सी बूटी जो है या कौन सी जड़ जो है हमारे लिए काम में आएगी। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर एक जो झरने बहते रहते हैं, तो झरनों से जो जीव जंतुओं के झुंड है, जैसे कि हिरण के झुंड हैं, वो भी वहाँ पर आते हैं पानी पीने के लिए, है ना। और जो मतलब जो झाड़ियाँ हैं, ऊंची ऊंची घास है, यही उनका भोजन होता है। और वन में जो जल बहता रहता है उसी को वो लोग पीते हैं। इस तरह से जो वन है वो इन जीव जंतुओं को आश्रय और आवास प्रदान करता है। ठीक है, और जो वन में रहने वाले मांसभक्षी जीव हैं, जो मतलब क्या बोलते हैं उनको, मांसाहारी जीव हैं, उनको भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये जो शाकाहारी जीव उनको वो भी खाते हैं, है ना। और फ्रेंड्स, इस तरह से जो वन है वो एक गतिक और सजीव इकाई है, मतलब जिसका चक्र जो है निरंतर चलता रहता है। ठीक है, तो वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे कि हमने जाना कि पेड़ पौधे, जीव जंतु एक दूसरे पर किस तरह से निर्भर हैं। तो चलिए और थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में, कहानी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो टीबू हैं उन्होंने बच्चों को नीचे ज़मीन की ओर दिखाकर कुछ बोला। उनको बताया कि जो जीव जंतु हैं वो मल त्याग करते हैं, मतलब उनकी जो लीद है ना, तो उनके बीच अंतर के बारे में बताया कि कौन सा जीव किस प्रकार का लीद मतलब उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो जो वन अधिकारी होते हैं, जो फॉरेस्ट गार्ड वगैरह होते हैं, तो वो जंगल में ही रहते हैं और जो जीव जंतु है उसकी जानकारी इकट्ठी करने के लिए वो ये जो जीव जंतु की लीद है और उनके पद चिन्ह मतलब फुट स्टेप हैं, उन्हीं के आधार पर वो जीव जंतुओं की पहचान करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जो लीद है जीव जंतुओं के, है ना, मतलब जो उनके मल हैं, तो ये भी एक प्रकार से वनों के लिए खाद का काम करते हैं, जिस पर छोटे छोटे कीड़े, कैटरपिलर या लार्वा होते हैं जो पनपते रहते हैं, है ना। और जो नवोद्भिद पौधे हैं जो अंकुरित हो रहे हैं, तो मतलब जो कुछ शाख हो सकते हैं या झाड़ियाँ हो सकती हैं, तो जंतु के बीज भी हैं
जो उस पर गिरे हुए होते हैं, तो इन सब के लिए जो लीद है वो एक खाद का काम करती है, ठीक है। तो जंगलों में जो बीज प्रकरणित होते हैं, मतलब गिरे होते हैं, वो नए पेड़ पौधे बन जाते हैं, है ना। और अगर उनको अच्छी पोषक तत्व मिले तो वो वृद्धि करके पुनर्जनन कर सकते हैं और पेड़ पौधों में, बड़े पेड़ पौधों में बदल सकते हैं। और इसके लिए जो क्षयमान या गोबर हैं वो नवोद्भिद को उगने के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते रहते हैं तथा उनका पुनर्जनन हो सकता है। पुनर्जनन मतलब एक पौधे से दूसरा पौधा बन सकता है, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या क्या है इसमें। तो जो पेड़ पौधे की अनेक किस्में हैं उसको आश्रय देकर वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। जो शाकाहारी जीव हैं उनकी संख्या का उनकी अधिक संख्या का अर्थ है कि विभिन्न प्रकार के जो मांस भक्षी हैं, मांसाहारी, उनके लिए भोजन की अधिक उपलब्धता होगी और जो जंतुओं की विविध किस्में हैं वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होगी, ठीक है। अब घटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार से वन एक गतिक सजीव इकाई है, ठीक है, और जीवन क्षमता से भरपूर है। जो हमने यहाँ पर पढ़ा गतिक इकाई, उसका यही मायने है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वन मृदा अपरदन से बचाती है। फ्रेंड्स, अब जो बच्चे हैं वो लगभग घूमते घूमते उनको दोपहर हो गया था और उनके वापस जाने का टाइम भी हो गया था। तो जब वो वापस जा रहे थे तभी वर्षा होने लग गई, बारिश हुई। तो बच्चों को आश्चर्य हो कि जो वो वर्षा की बूंदें हैं वो भूमि पर तो पड़ ही नहीं रही थी, सीधे नहीं पड़ रही थी। तो भूमि पर क्यों नहीं पड़ रही थी? क्योंकि ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं, जो वितान हैं, उनकी जो ऊपरी छत है वो वर्षा की बूंदों को छितरा दे रही है, विच्छिन्न कर रही है, ठीक है, और छोटी छोटी फुहारों में परिवर्तित कर रही है। अधिकांश जल वृक्षों की शाखाओं, पत्तियों और तनों से होता हुआ नीचे की झाड़ियों और शाखों पर धीमे धीमे गिर रहा था। उन्होंने देखा कि कई स्थानों पर भूमि अभी भी सूखी थी, लगभग आधा घंटा बारिश हो रहा था, बारिश हो के रुक गई थी, फिर भी उन्होंने पाया कि वन की सतह पर जो गिरी मृत पत्तियां हैं वो अभी भी कुछ कुछ ही गीली हुई थी, लेकिन वन में कहीं भी जल का जमाव होता नहीं दिखाई दिया, ठीक है। तो जो बच्चे हैं वो सोच रहे थे कि यदि इतनी तेज़ वर्षा हमारे शहर में हुई होती तो जो नाले हैं, जो सड़कें हैं, सारे पानी से भर गए होते, है ना। तो आपने कभी आपके शहर में इतनी भारी वर्षा हुई है जिससे सारे नाले वगैरह भर गए होंगे? तो बिल्कुल अगर हमारे शहरों में ऐसे बारिश हो तो बिल्कुल बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है ना। लेकिन जो जंगल है वहाँ पर क्या हुआ? तो बच्चों ने देखा कि बारिश की बूंदें जो धीरे धीरे ज़मीन पर आ रही थी और इसी तरह से जो वन है वो मृदा अपरदन से बचाती हैं, भूमि के कटाव को रोकती हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, जो वर्षा वन है वन है जो वर्षा के जल का प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं, उनको अवशोषित कर लेते हैं और उसे अविस्रावित होने देते हैं, ज़मीन के नीचे उनको स्त्रावित होने देते हैं, जिससे भौम जल का स्तर को बनाए रखने में सहायता मिलती है। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं बल्कि नदियों के जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, जिससे हम जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। और इसके ठीक उल्टे यदि वृक्ष ना हो तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्रों में भर सकता है और तेज़ वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकती है। तो वृक्ष और जो पेड़ पौधों के मूल हैं, उनकी जो जड़ें हैं मृदा को एक साथ बांधे रखती हैं, लेकिन उनके अनुपस्थिति में मृदा जल वर्षा के साथ बह जाती है, जिसको क्या कहते हैं? उसी को मृदा का अपरदन कहते हैं, ठीक है। तो फिर इस तरह से जो बच्चे हैं उनको लौटने का टाइम हो गया और बच्चों ने काफ़ी समय जंगल में बिताया, वहाँ मौज मस्ती की, वहाँ का माहौल देखा और उसके पास में ही एक गांव था
तो जहाँ पर वो टीबू जो है वो रहता था। तो बच्चे उसके गांव में गए तो गांव का मौसम बहुत अच्छा था, बहुत सुहावना था। गांव वासियों ने उनको बताया कि आसपास के जो वन हैं उससे हमारा गांव घिरा हुआ है, जिसके कारण अच्छी वर्षा होती है, हवा भी ठंडी रहती है और यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण भी कम होता है, क्योंकि वहाँ से जो गुजरने वाली सड़क है, जो मतलब उनसे वाहनों के शोर को जो पेड़ पौधे वो अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ने जाना कि पेड़ पौधे का कितना इम्पोर्टेंस है। ओके, तो फ्रेंड्स बच्चों ने गांव के इतिहास के बारे में भी जानकारी ली और उनको जानकर आश्चर्य हुआ कि जो गांव का क्षेत्र है वो कृषि के लिए खेत लगभग 60 वर्ष पहले वनों को काट कर उपलब्ध कराए गए थे। और जो टीबू है उसके दादाजी ने बताया बच्चों को कि जब वो छोटे थे तब गांव का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था जितना कि आज है। वहाँ वर्षा वनों से मतलब वनों से घिरा हुआ भी था। सड़कें, इमारतें आदि का निर्माण, औद्योगिक विकास और लकड़ी की बढ़ती हुई मांग के कारण वनों का कटाव होने लगा और वे लुप्त होने लगे। मतलब इस सब को बताते हुए जो दादाजी थे वो मतलब खुश नहीं लग रहे थे, क्योंकि उनके गांव के समीप के वन का पुनर्जनन नहीं हो रहा था। मतलब जो वन है वो क्षयित हो रहे थे, उसका विकास नहीं हो पा रहा था। और जो पालतू पशु हैं वो अत्यधिक चराई और वृक्ष की अंधाधुंध कटाई के कारण लुप्त होने के कगार पर थे। और जो प्रोफेसर अहमद हैं उन्होंने भी कहा कि यदि हम समझदारी से काम लें तो हम वनों को, पर्यावरण को संरक्षित रखने के साथ साथ विकास कार्य भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा और अपनी बुद्धिमत्ता से काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वन जलवायु, जल चक्र और वायु की गुणवत्ता को नियमित करते हैं। फ्रेंड्स जो वन है वो हमारे जो जलवायु है और जल चक्र है, जल चक्र के बारे में हमने पढ़ा था, उसको भी मेंटेन करते हैं, वायु की गुणवत्ता को भी नियमित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ने वन भ्रमण का आनंद उठाया। ठीक है, अब जो प्रोफेसर अहमद है उन्होंने बच्चों से जो पाठ है उसका जो मतलब उन्होंने वन भ्रमण किया उसके बारे में उनको लेख लिखने के लिए भी कहा। ठीक है, तो बच्चों ने लिखा कि वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वे मृदा की सुरक्षा करते हैं और जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वन आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने में सहायक होते हैं। वन औषधि, पादप, काष्ठ और अनेक उपयोगी उत्पादों के स्रोत हैं। ठीक है, हमें अपने वनों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए, नहीं तो ये वन क्या है एक दिन लुप्त हो जाएंगे। ठीक है, और वन लुप्त हो गए तो हम भी लुप्त हो गए समझो। तो फ्रेंड्स भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 21% वन क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, कहानी भी अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने भी अगर वन भ्रमण किया है तो मुझे बिल्कुल बताइएगा कमेंट करके। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, 2 अपघटकों के नाम बताइए। अपघटक मतलब वही सूक्ष्म जीव जो मृत सड़े गले पदार्थों को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, 5 वन उत्पाद के नाम बताइए। आपको वनों से मिलने वाली 5 चीज़ों के बारे में बताना है।